2009 में महाराष्ट्र के नांदेड़, हिंगोली, परभनी, यवतमाल यहाँ पर एक अजीबोगरीब मामला पेश आने लगा। अचानक यहाँ पर देखा गया कि हर 2-3 महीने के गैप में एक औरत की लाश मिलती थी। पुलिस परेशान थी, मगर जिस इलाके में लाश मिली उस इलाके की इन्वेस्टिगेशन वहीं तक होकर रह गई। आगे इन्वेस्टिगेशन नहीं बढ़ पाई क्योंकि पुलिस के पास में कोई भी सबूत, कोई एविडेंस नहीं था और किसी भी पुलिस वाले ने इन सारी जो घटनाएं हो रही थी औरतों के कत्ल की, इन सबको एक साथ करके कभी भी नहीं देखा। मगर अचानक नांदेड़ में एक कत्ल होता है और वैसे ही होता है जैसा पहले हुआ था, एक महिला का। मगर इस बार एक चीज अनोखी थी कि इस महिला का जब कत्ल हुआ तब उसके साथ उसकी एक छोटी बेटी थी और वो बेटी जब महिला के ऊपर हमला हुआ उसने देखा और देखकर वो भाग गई वहां से। 1 मिनट के लिए उसने मुश्किल से उसको देखा होगा और वो देखकर भाग गई और भागने के बाद में उसने गांव वालों को बुलाया। गांव वाले जब वहां पर पहुंचे तो उन लोगों ने देखा कि वहां पर एक औरत की लाश पड़ी है और उसके आसपास दूर दूर तक कोई भी नहीं है। उन लोगों ने पुलिस को बुलाया। अब ये जो पुलिस थी, नांदेड़ की पुलिस ने इसको थोड़ा सा सीरियसली लिया और पुलिस ने आसपास के जितने भी कत्ल हुए थे सारे कत्लों के एफआईआर कॉपीज, एविडेंसेस सब जमा करा और पता करने की कोशिश की उन लोगों ने कि ये सारे मामले एक जैसे हैं या नहीं, क्योंकि ये मामले में एक बच्ची एविडेंस थी और सारा गांव वहां पर जमा हो गया था। पुलिस के ऊपर प्रेशर आने लग गया था। अब धीरे धीरे ये मामला चर्चित होने लगा और पुलिस ने ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन इस पे इसी वजह से लिया क्योंकि इस बार ऐसा हुआ था कि एक बच्ची एविडेंस थी। पुलिस ने ये सारा एविडेंस कलेक्ट किया कि दूसरी जो हत्याएं हुई थी उन हत्याओं में और इस हत्या में एक जैसा हुआ है या अलग अलग है। पुलिस को पता चला कि दूसरी हत्याओं में भी औरत के ऊपर रेप हुआ था और इस हत्या में भी वही हुआ है। जितनी भी सारी जो हत्याएं थी उसमें रेप्स हुए थे और मर्डर हुए थे। ये पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट लाने के बाद में सबकी जितनी भी उधर हुए थे आसपास, वो सारे पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स को इकट्ठा करने के बाद में पता चला कि ये रेप और मर्डर है। और फिर पुलिस और थोड़ा डीप में जाने लगी। फिर पुलिस ये मामला मीडिया में आने लगा। मीडिया में आने के बाद में सारे मामला एक एक करके बाहर आने लगे। अब एक एक करके जब आने लगे तो पता चला कि आसपास के यानी कि ये 4-5 इलाके मिला के 2009 से कुछ सालों तक ये टोटल 23 मामला हुए थे। 23 मामला में से ये भी पता चला कि 5 औरतें ऐसी थी जिनके ऊपर हमला तो हुआ था और उन्हें मरा हुआ समझकर छोड़ दिया था आरोपी ने, किलर ने, मगर वो लोग बच गए थे। और जब पुलिस ने उन लोगों से संपर्क साधा तो वो लोग सामने आकर कंप्लेन करने से उन लोगों ने मना किया या उन लोगों ने ये कहा कि हमने आरोपी को देखा है मगर हम उसके बारे में कुछ जानते नहीं, हमने इससे पहले कभी नहीं देखा था, इसके बाद में उसको कभी भी नहीं देखा। पुलिस की एविडेंस, पुलिस का इन्वेस्टिगेशन चलती रही, सारी रिपोर्ट्स वगैरह सब पुलिस ने इकट्ठा किया और इसमें बड़े बड़े मिनिस्टर्स का इन्वॉल्वमेंट हो गया और मिनिस्टर्स की तरफ से, कमिश्नर की तरफ से ऑर्डर्स मिले पुलिस को। पुलिस ने एक टीम बनाई और वो टीम का काम था सिर्फ और सिर्फ इसी मामले पे ध्यान देना, इसके अलावा और कोई मामले पे वो लोग ध्यान नहीं देंगे। वो टीम ने फिर से जितनी भी रिपोर्ट्स थी, जैसे कि उन लोगों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, एफआईआर कॉपीज और क्या क्या एविडेंसेस, कौन कौन सी लाश के पास से क्या क्या एविडेंसेस मिले थे और उनकी हत्या क्या क्या कौन कौन से तरीके से हुई, वो सारी इन्वेस्टिगेशन करके पुलिस ने एकत्रित किया। एकत्रित करने के बाद में पुलिस को यह पता चला कि उनके साथ में रेप, मर्डर और लूट, यानी उनके जो गहने थे, किसी भी लाश के आंग पे कोई गहना नहीं पाया गया, यानी कि उनको लूटा भी गया था। और ये 3-4 चीजें एक साथ करता था। किसी का कत्ल उसी के दुपट्टे से गला घोट के कर दिया गया था और किसी का धारदार हथियार से कत्ल किया गया था और किसी का पत्थर से कुचल के, सर को पत्थर से कुचल के कत्ल किया था। यानी कि बहुत खतरनाक तरीके से ये जो हुआ है, ये बहुत खतरनाक तरीके से जिसने भी किया था। पुलिस ने जितने भी एविडेंसेस थे, जितनी भी इन्वेस्टिगेशन थी, पुलिस ने ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टिगेशन की, मगर कुछ भी पुलिस को पता नहीं चल रहा था। आसपास के जितने भी इन्फॉर्मर्स थे, पुलिस ने सारे इन्फॉर्मर्स को एक्टिव किया
कि शायद कुछ पता चल जाए कहीं से, मगर कहीं से कहीं तक कोई पता नहीं चल रहा था। आसपास के इलाके में जितने भी हत्या के क्रिमिनल्स थे, जिन लोगों ने हत्या किए थे, इससे पहले लूट किए थे और जो रेप्स किए थे, उन सबको पुलिस ने उठा के लाए और उनसे इन्वेस्टिगेशन एक एक करके पुलिस ने सबसे बहुत अच्छे से इन्वेस्टिगेशन किया। एक एक बाल की खाल निकाली पुलिस ने उन लोगों से। मगर अफसोस की बात यह हुई कि पुलिस जहां से चली थी वहीं पर पहुंच गई, मतलब कि उनको वहां से कोई भी रिजल्ट नहीं मिला। जो स्पेशल टीम जो बनी थी उसमें एक ऑफिसर थे जिसको इसका हेड बनाया गया था। ये बहुत ज़्यादा चिंतित थे क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर था इनके ऊपर, इनके सीनियर्स का और मीडिया का बहुत ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से ये बहुत ज़्यादा इस मामले के अंदर डीप में ये चले गए थे। इन्होंने एक अनोखा रास्ता इख्तियार किया। इन्होंने सोचा कि एक सीरियल किलर, पुलिस को ये समझ में आ गया था कि जो भी है ये सीरियल किलर है, और ये ऑफिसर ने सोचा कि एक सीरियल किलर दूसरे सीरियल किलर का माइंड बता सकता है कि उसके मन में क्या है और वो क्यों क्राइम कर रहा है और वो क्राइम करने के बाद कहाँ छुपेगा। ये सारी चीजें एक दूसरा सीरियल किलर ही बता सकता है। पुलिस ने दूसरे सीरियल किलर की तलाश में पता किया। 2004 में एक सीरियल किलर था, वो भी औरतों का ही मर्डर किया था उसने भी। पुलिस ने उससे कांटेक्ट किया। उससे कांटेक्ट करने के बाद में मालूम पड़ा कि वो 2004 से 2004 से अंदर था और 2011 में वो बेल पे छूट गया था। उसके ऊपर भी कई सारे औरतों की हत्याओं का मामला दर्ज था। पुलिस ने उसका पता निकाल के जेल में गए पुलिस वाले, जेल से उसका एड्रेस निकाले। फिर जो लोकल पुलिस स्टेशन है जिसने उसके ऊपर केस लिया था, पुलिस वहां पहुंची, वहां से एड्रेस निकाल के उसके घर पर गई। घर पर जाने के बाद में उससे बहुत इत्मीनान से, बहुत फ्रेंडली उससे बात की पुलिस वालों ने, जैसे कि एकदम नॉर्मली बात की। उसको डर नहीं लगे या वो ऐसा नहीं सोचे कि मुझे ऑफिस से पुलिस वाले कुछ अरेस्ट करना है, ये वो नहीं सोचे। इसलिए पुलिस वालों ने बहुत फ्रेंडली होकर उससे बात किया और कहा कि हम लोग तुम्हारे पास एक मदद के लिए आए हैं। तो उसने कहा कि मैं क्या मदद कर सकता हूं सर आपकी। पुलिस ने उसको बताया कि एक सीरियल किलर है जिसने ये सारी जगहों पर महाराष्ट्र में औरतों का कत्ल किया है, और कुछ औरतों का कत्ल उसने चाकू से किया है, कुछ लोगों का दुपट्टे से गला घोट के, और कुछ लोगों का पत्थर से सिर कुचल के, और वो लूट लेता है उनके सारे गुड्स और वो कत्ल करके, रेप करके भाग जाता है। इससे पहले पुलिस ने ये सोचा कि अगर वो लूट रहा है, जब पुलिस को पता चला कि ये लूट भी रहा है, सब गहने उतार रहा है औरतों के, तो अगर वो सोना लूट रहा है तो वो कहीं ना कहीं बेचता होगा। पुलिस ने जितने भी आसपास के ज्वेलर्स की दुकान थी, सब ज्वेलर्स की दुकान पर अपने अपने इन्फॉर्मर्स को भेजा और पुलिस खुद भी गई और जाकर इन्वेस्टिगेशन किया पुलिस ने। मगर अफसोस वहां से भी कुछ हाथ नहीं आया। हर ज्वेलर्स वाले ने यही कहा कि नहीं, हमारे पास ऐसा कोई भी गोल्ड बेचने को ऐसा कोई शख्स नहीं आया जिसके ऊपर हम शक कर सके। उसके बाद पुलिस ये सीरियल किलर के पास पहुंची जो 2004 में अरेस्ट हुआ था और जो 2011 में बेल पे छूट गया था। पुलिस ने इससे रिक्वेस्ट किया, इसको समझाया कि ये एक सीरियल किलर है, ये तरीके से कत्ल कर रहा है, तो इसमें तुम हमारी क्या मदद कर सकते हो। उसने बहुत देर तक चुपचाप रहकर पुलिस की पूरी स्टोरी सुना। पूरी स्टोरी सुनने के बाद में उसने कहा कि 2008 में एक आदमी आया था जेल में जिसको मैं मिला था, और उसको मिलने के बाद में उसकी मेरी अच्छी अंदर दोस्ती हो गई थी और मुझे उसकी बात से एक खतरे का बू आती थी। ऐसा लगता था कि ये बहुत खतरनाक इंसान है, और वो अपनी पत्नी से परेशान था। उसने मुझे बताया था, मेरी उसकी अच्छी अंदर दोस्ती हो गई थी। उसने मुझे अंदर बताया जेल में कि मेरी पत्नी के साथ मेरी अनबन होती है, जमती नहीं है, और मेरी पत्नी ने मुझे झूठे केस में अभी अरेस्ट कराया है। मेरी पत्नी ने मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया जबकि मैंने कोई चोरी नहीं किया हूँ, और उसने और घर में जो झगड़े होते हैं ये आरोप लगाया मुझ पर, डोमेस्टिक वायलेंस और चोरी का और टॉर्चर करने का। मैं बीवी को मारता हूँ, ये सारी बातें झूठी है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करता, मगर मेरी पत्नी ने मुझे झूठे इल्जाम में अरेस्ट करवा दिया, और अब मैं जब छूटूंगा तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। और वो बात में एक बात जरूर बोलता था
कि औरत जात को मज़ा चखाना ही चाहिए, औरत जात को मज़ा चखाना ही चाहिए, ये हमेशा वो कहता था। तो ये जो पुराना सीरियल किलर था, इसने बोला कि मुझे उसकी बात में एक खतरे की घंटी नजर आती थी। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता था कि ये छूटने के बाद शायद कुछ बहुत बड़ा अंजाम, बहुत बड़े कांड को अंजाम देने वाला है। हो सकता है ये वो सीरियल किलर हो। पुलिस ने पूछा कि उसका नाम क्या था, तो पुलिस इसने बताया उसका नाम। पुलिस जेल पहुंची। जेल में 2008 में ये नाम का जो शख्स अरेस्ट था, वो उसकी डिटेल्स निकाली पुलिस ने, कौन सी पुलिस स्टेशन से अरेस्ट था। वो पुलिस स्टेशन पे गई पुलिस, और वहां से उसका एड्रेस, उसका नाम, सब कुछ उसने निकाला पुलिस ने। और वो जो इलाके में जहां वो रहता था, उस इलाके के जितने भी इन्फॉर्मर्स थे पुलिस के टच के, उन इन्फॉर्मर्स को पुलिस ने अलर्ट किया और कहा कि ये शख्स कहीं भी दिखेगा तो हमको इन्फॉर्मेशन दो। कुछ ही दिन में एक इन्फॉर्मर ने फोन किया और बताया पुलिस को कि ये शख्स यहाँ पर है, अभी घर में है, अभी के अभी आओ तो मिल जाएगा। पुलिस तुरंत वहां पर, पुलिस की एक टीम रवाना हुई और वहां पर जाकर उसको पुलिस ने धर दबोचा। धर दबोचने के बाद में पुलिस ने उसको पुलिस स्टेशन में लाया, क्राइम ब्रांच में लाया। और क्राइम ब्रांच में लाने के बाद में सबसे पहले उसका नाम पूछा। उसने अपना नाम बताया, अजीज खान मोहम्मद खान पठान उसका नाम था। और फिर पुलिस ने उससे कहा कि तूने जो 24 मर्डर किया, 23 पहले हो गए थे, फिर वो जो एक लड़की के साथ में, लड़की जो बच्ची जो साथ में थी, वो औरत का मर्डर हुआ, वो मिला के टोटल 24 हो गए थे। तूने जो 24 मर्डर किया, ये क्यों किया? वो एकदम अनजान बन गया, नहीं मैंने कोई मर्डर नहीं किया, मैं किसी को नहीं पहचानता, आप लोग मुझे झूठे केस में क्यों फंसा रहे हो, वो ऐसा बोलने लगा। पुलिस ने उससे बहुत देर तक इन्वेस्टिगेशन किया, तब भी वो नहीं माना। फिर पुलिस ने उसको अपने पुलिसिया जबान में बात की, तब उसने कबूल किया और उसने कहा कि हाँ, ये सारी घटनाओं को मैंने अंजाम दिया हूँ। पुलिस ने उससे वजह पूछी। उसने कहा कि उसकी शादी हुई थी 2005 में। शादी होने के बाद में कुछ ही दिनों के बाद में औरत की और उसकी अनबन होने लगी। अनबन होने लगी तो औरत उसकी जो थी वो खुले मिजाज की थी। उसको, उसकी औरत अजीज को हर बात में टोकती थी, हर गलत काम में टोकती थी, और इसको रोक टोक पसंद नहीं थी। और ये अपनी मर्जी से जीने वाला आदमी था, और औरत जो थी वो इसको हर चीज में रोक टोक करती थी। इसकी वजह से इसका और इसकी औरत का बनता नहीं था, झगड़ा होता था। झगड़ा होता था और फिर झगड़ा इस हद तक पहुंच गया कि हाथापाई पे आ गई बात। अब ये इसने कभी कभी, इसने 2-4 बार उसकी औरत को मारा तो उसकी औरत ने पुलिस में कंप्लेन की, और पुलिस में कंप्लेन की तो ये 2008 में अरेस्ट हुआ था। और फिर इसने बताया कि इसको इसकी मुलाकात एक जेल में एक सीरियल किलर से हुई। वो जो पहला वाला सीरियल किलर जिसने इसके बारे में बताया, उसका जिक्र भी इसने किया और कहा कि मैं पहले जो एक सीरियल किलर से मैं मिला अंदर जेल में, उसने मेरा बहुत साथ दिया, वो एक अच्छा आदमी था, उसको मैंने अपनी सारी स्टोरी बताया। उसने ये भी बताया अपनी स्टेटमेंट के अंदर। और फिर उसको पूछा गया कि ये सारी जो तूने घटनाओं को जो अंजाम दिया, ये सारे लोगों को तूने इतनी बुरी तरीके से जान से मार दिया, इसके पीछे की वजह क्या थी? उसने बोला कि मेरी औरत मेरे पे हावी हो जाती थी हमेशा, और उसके नज़र में मेरी कोई इज्जत नहीं थी। मैं ये कत्ल करने के बाद में, ये सारे कत्ल करने के बाद में खुद अपनी औरत को बताना चाहता था कि देख, मैं इतना खतरनाक इंसान हूँ कि मैंने इतनी सारी औरतों को जान से मार दिया, मैं इतना डेंजर इंसान हूँ। बस ये बताने के लिए उसने इतनी सारी औरतों को मार दिया। जब पुलिस ने उसको ये पूछा कि तूने इतनी सारी औरतों को मारा, पर तेरी खुद की औरत को तूने क्यों नहीं मारा, तो उसने उसका ये जवाब दिया कि मैं अपनी औरत को ये सारा कत्ल करने के बाद में बताना चाहता था कि मैं कितना खतरनाक इंसान हूँ। ये उसका जवाब था। अभी अजीज खान मोहम्मद खान पठान अभी जेल में है, और ये इसका केस अभी अंडर ट्रायल में है, अभी चल रहा है। हमारे जो जुडिशियल सिस्टम है वो थोड़ा ज़्यादा बिजी है इंडिया का, वो सबको मालूम है। यहाँ पर तारीख ही ज़्यादा चलती है, यहाँ फाइनल कम होता है, फैसले कम ही होते हैं, मगर होते हैं, देर से होते हैं, मगर होते हैं। और ऐसा मुझे हमारी इंडिया की अदालत पर यह भरोसा है कि ये अजीज़ खान जैसे जो क्रिमिनल हैं, इनको कम से कम अगर सज़ा होगी तो फांसी होगी। ऐसा मुझे हमारे इस सिस्टम पे यकीन है, इसको फांसी होगी, और फांसी के सिवा इसको कुछ नहीं होगा। ये सारे एविडेंसेस जो थे, जैसे कि जहाँ इसने औरतों को
छुरी चाकू से मारा, वो छुरी चाकू पुलिस ने एविडेंस के तौर पर कोर्ट में बताया। उसने जो दुपट्टे से गला दबाया या औरतों की साड़ी से गला दबाया उनका, वो साड़ी और वो दुपट्टे वो पुलिस ने कोर्ट में बताया। और जो चाकू थी और जो पत्थर था, जो पत्थर से उसने सर पे मार मार के औरतों को मार डाला, वो सारे पत्थर और वो सारी चीज़ें पुलिस ने एविडेंस के हिसाब से कोर्ट में बताए। और पुलिस ने इसको पकड़ने से पहले ये जो पहला सीरियल किलर था, पहले सीरियल किलर से स्केच भी बनवाई थी। इसने एग्जैक्ट स्केच बनवाया था। और स्केच बनाने के बाद में पुलिस वालों ने वो जो 5 औरतें जिनको, जो लोग बच गए थे इसके हाथ से, जिनको मरा हुआ समझ के इसने अजीज खान ने छोड़ दिया था, उनको पुलिस ने उनको बुलाया, उनसे वेरीफाई किया कि ये स्केच बराबर है क्या। उन लोगों ने भी कहा कि हाँ ये स्केच बिल्कुल सही है। और वो जो बच्ची जो बच गई थी, जिसने 1 मिनट के लिए उसका चेहरा देखा था, वो बच्ची से भी कंफर्म किया, वो बच्ची ने भी गवाही दी कि हाँ ये वही चेहरा है। ये चेहरे को, ये स्केच को लेकर पुलिस इस तक पहुंची। और फिर जेल से डिटेल्स मिली, फिर पुलिस स्टेशन से डिटेल मिली। और ये स्केच जो इन्फॉर्मर्स को बताया गया कि ये शख्स हमको चाहिए, और फिर किसी इन्फॉर्मर ने इन्फॉर्मेशन दिया और पुलिस इसको पकड़ने में कामयाब हो गई। और अभी ये जेल में है और मुझे ये उम्मीद है कि अब इसकी डेड बॉडी ही बाहर निकलेगी, इसकी फांसी की सज़ा की खबर ही आएगी। अभी इससे रिलेटेड अगर कोई खबर आएगी तो शायद यही खबर की मैं उम्मीद करता हूँ। तो ये थी आज तक की स्टोरी। तो मेरी ये जो स्टोरी है, ये बताने का मेरा सिर्फ यही मकसद है कि अगर आपके आसपास ऐसी कोई भी घटना होती है तो पुलिस से संपर्क करिए तुरंत के तुरंत। पुलिस आपकी मदद के लिए हमेशा तत्पर है। तो फिर मिलेंगे एक नई और अद्भुत कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल।